नमस्कार। एससीईआरटी उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज किशोर बहुगुणा, प्रवक्ता एससीईआरटी उत्तराखंड। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत कुछ बातें सीखेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। त्रिकोणमिति की कुछ सामान्य जानकारियां हम पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं, जैसे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उन अनुपातों का किसी समकोण की भुजाओं से क्या संबंध होता है। जैसे यदि हम किसी न्यूनकोण के सापेक्ष साइन अनुपात लेते हैं तो साइन जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। यदि कॉस अनुपात होता है तो वो उस कोण के सापेक्ष जो आधार होता है और जो कर्ण होता है तो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। इसी प्रकार यदि हम उसी कोण के सापेक्ष उसका टेंजेंट या टेन जो अनुपात है वो लेते हैं तो वह लंब बटे आधार होता है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों और भुजाओं के बीच जो संबंध होता है उसकी जानकारी हम पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ जो त्रिकोणमितीय कोणों के मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी जो सारणी होती है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इन सब जानकारियों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को और कुछ नई जानकारियां यहां पर हम प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं। जैसे यहां पर हम एक चित्र देख रहे हैं कि एक छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC, जो A और C रेखा हमको दिखाई दे रही है, इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। छात्र की आंख से और जो मीनार के शिखर को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये जो रेखा होती है ये क्षैतिज से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। हम देख रहे हैं कि ये एक क्षैतिज रेखा है जो छात्र की आंख से पृथ्वी के समानांतर जो रेखा जा रही है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और उस छात्र की आंख से और मीनार के शिखर को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है यहां पर हम इसको देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम देखें कि जो दृष्टि रेखा है प्रेक्षक की आंख को, ये जो प्रेक्षक हम देख रहे हैं जो देखने वाला है उसकी आंख को उस वस्तु, जैसे यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं, एक पतंग देख रहे हैं, उस वस्तु के किसी बिंदु को हम ले लेते हैं, माना ये बिंदु हमने लिया, तो उस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है जिससे कि प्रेक्षक देख रहा है, ये जो रेखा है इसमें प्रेक्षक देख रहा है, देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। जैसे मैंने कहा कि ये क्षैतिज रेखा जो आंख से पृथ्वी के समानांतर जो दिख रही है वो क्षैतिज रेखा है, और दृष्टि रेखा जो कि वस्तु के किसी बिंदु और आंख को मिलाने वाली जो रेखा बन रही है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण इस शीर्ष पर जो बन रहा है वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। इस स्थिति में क्या होता है कि जो बिंदु जिसको कि हम देख रहे हैं, यहां पर हम किसको देख रहे हैं, पतंग को देख रहे हैं, जो बिंदु होता है वह क्या होता है, जो क्षैतिज स्तर है ये या क्षैतिज रेखा हम जिसको कह रहे हैं इससे ऊपर की ओर होता है। अर्थात जब हम उस स्थिति में देखते हैं तो वो जो स्थिति होती है उसमें हम सर को ऐसे ऊपर उठाकर देखते हैं। हमें अपना जो सिर होता है उस वस्तु को देखने के लिए ऐसे ऊपर की ओर उठाना होता है। तो इस स्थिति में जो कोण बनता है वो होता है उन्नयन कोण। अब हम एक दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि बालकनी में बैठी एक लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। अभी देखिए आंख से गमले की ओर जो
देखने के लिए एक रेखा जो बन रही है, दृष्टि रेखा, जिसको हमने पहले ऊपर की ओर जब हम देख रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब हम नीचे की ओर देख रहे हैं। बालकनी से लड़की उसकी आंख से और इस गमले को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है, अब की बार नीचे की ओर है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में इस प्रकार जो कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहते हैं। अब यह अवनमन कोण बनता कहां है, किन दो रेखाओं के बीच में बनता है, उसके लिए हम इस चीज को समझेंगे कि देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। अभी आपने जब पहली बार देखा था, जब उन्नयन कोण की हम बात कर रहे थे, तो उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन अब जो दृष्टि रेखा है वो नीचे की ओर जा रही है। लेकिन जो क्षैतिज रेखा है वह दोनों स्थिति में हमारी आंख से पृथ्वी के समानांतर जो रेखा जा रही है वही क्षैतिज रेखा होगी। तो अब की बार उस क्षैतिज स्तर से और जो दृष्टि रेखा नीचे की ओर जा रही है, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण होगा। हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में देखे जाने वाले बिंदु को अब हम जब देख रहे हैं तो हम अपना सर नीचे झुका के देख रहे हैं। जब उन्नयन कोण होता है तो सर ऊपर की ओर उठाना होता है, लेकिन जब अवनमन कोण है तो उस समय सर हमारा नीचे की ओर झुक रहा है। तो इस स्थिति में देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। तो अर्थात जब हम नीचे झुका के किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जो दृष्टि रेखा बन रही है और जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच का जो कोण होगा वह अवनमन कोण कहलाता है। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि ये जो वस्तु कोई एक गेंद है और ये जो लड़की है, इसकी आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो दृष्टि रेखा है और जो क्षैतिज स्तर है, इनके बीच का जो कोण है ये अवनमन कोण है। अब हम इस सारी जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है, इस आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्केच तैयार करना होता है, एक रेखा चित्र तैयार करना होता है। जो भी स्थिति हमको दी गई है उसके लिए हम एक रेखा चित्र तैयार करेंगे। तो हम प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमें यहां पर दिया गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे हुए खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी, ये एक खंबा है, ए बी खंबा है और जिसका एक शिखर जो ए है उस पर एक 20 मीटर लंबी डोर ए सी, जो ए सी हम यहां पर देख रहे हैं, ये 20 मीटर लंबी एक डोर है जो अच्छे से तनी हुई है और उसका एक सिरा इस खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा हुआ है और जो डोर का दूसरा सिरा है जो हम यहां पर सी देख रहे हैं वह जमीन के साथ, ये बी सी को जो हम क्या मान दे रहे हैं, ये जो जमीन है या क्षैतिज जो स्तर है इससे 30 डिग्री का कोण बना रही है। जो रस्सी, जो लंबी डोर जो बंधी हुई है जिसका एक सिरा खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, उसका निचला जो सिरा है वह जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार जो जानकारी हमें दी गई थी उसके आधार पर हमने एक रेखा चित्र तैयार कर दिया है। अब हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर यदि हम इस चित्र को देखें और इस चित्र में जो हम देखें कि त्रिभुज एक हमें मिल रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यदि हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में देखें तो हमें कर्ण जो कि एक डोरी के रूप में यहां पर है, वो कर्ण हमें यहां पर ज्ञात है। एक कोण हमें ज्ञात है जो कि डोरी का निचला सिरा जमीन के साथ बना रहा है और जो खंबा ये भी है इसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये यहां पर लंब के रूप में है। तो हमें जो चीज ध्यान देनी होती है, हमें जो चीज सीखनी होती है कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका प्रयोग करके हम उस भुजा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस भुजा को निकाल सकते हैं जो कि हमें पूछी गई है। तो यहां पर कर्ण हमें प्राप्त है और लंब की हमें जानकारी प्राप्त करनी है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है,
लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं वो होता है साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर, अब देखिए इस कोण को हमने लिया है तो इसके सापेक्ष इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, और कर्ण हमें AC के रूप में पता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप नहीं बदलती है, आधार और लंब को हम परिवर्तित मान सकते हैं। यदि हम किसी समकोण त्रिभुज को घुमा देते हैं तो उसका आधार लंब के रूप में और लंब आधार के रूप में आ सकता है, लेकिन जो कर्ण होता है उसकी जो माप होती है वह अपरिवर्तित रहती है। तो यहां पर लंब हमें जो खंबे के रूप में हमने यहां पर माना है उसको हमें ज्ञात करना है, और कर्ण तो हमने साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हम जानते हैं क्या है AB और कर्ण है AC, तो हमने लिख दिया है साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। अब हम इससे क्या आगे हल निकलता है कि AB बटे AC बराबर साइन 30 डिग्री का मान, हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हमारे पास जो अगला चरण आ गया है AB बटे AC बराबर 1/2। अब हम इसको हल करते हैं, AC को हम वज्र गुणा के द्वारा दाएं पक्ष में लाते हैं, तो AB बराबर 1/2 AC। अब AC हमें जानकारी है कि उसको हमने किसको माना है, डोर को, और उसकी जो हमें माप दी गई है वो दी गई है 20 मीटर। तो इस प्रकार हम AC के स्थान पर रखते हैं 20, तो AB बराबर 1/2 गुणा 20, और जब हम 20 का आधा करेंगे या हम ये कहें कि 20 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इस प्रकार जो खंबे की ऊंचाई हमने ज्ञात करी है या जो खंबे की ऊंचाई हमें मिली है वो मिल गई है 10 मीटर, और जो हमें पूछा गया था प्रश्न में कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए वो हमने ज्ञात कर ली है 10 मीटर। तो इस प्रकार यह उत्तर इस प्रश्न का हो गया है कि खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो पेड़ का हिस्सा टूटा है और वो जमीन को छूने लगा है, वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी जो पेड़ पहले खड़ा है उसकी जो जड़ से और जो टूटा हुआ भाग है वो जहां जमीन को छू रहा है वो 8 मीटर की दूरी पर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पुनः हम क्या करेंगे, एक रेखा चित्र या इस तरह का एक चित्र हम अपने आप बना देंगे और हम प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक चित्र बना देते हैं कि माना BC एक पेड़ है, ये BC हम देख रहे हैं, ये BC एक पूरा पेड़ है, और आंधी आने के कारण पेड़ का एक भाग AC, देखिए एक बीच में एक बिंदु है A जहां से पेड़ टूट गया है, बिंदु A से टूट करके उसका ऊपरी सिरा C पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर स्थित बिंदु C' पर जमीन को छू रहा है। यानी यहां से ये जो पेड़ था ये टूट गया, और ये AC जो भाग है जो हमने लाल चिन्ह से यहां पर दिखाया है, लाल रंग से यहां पर दिखाया है, यही गिर गया है, और ये जो C सिरा था ये C' पर आ गया है। यानी अगर हम देखें तो ये AC जो भाग है वही AC' भाग है, और ये जो C' सिरा जो कि C था और C' बिंदु पर ये टच हुआ है, वहां पर स्पर्श जमीन को कर रहा है, ये पेड़ के पाद बिंदु जो पहले हमारे पास पेड़ था BC, उसका जो B जड़ जो थी वहां से ये C' 8 मीटर की दूरी पर है, और ये जो टूटा हुआ भाग है AC' ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी यहां पर जो ये कोण हमें दिख रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार जो भी पूरी जानकारी हमें दी गई थी, इस जानकारी के आधार पर हमने पूरा एक रेखा चित्र तैयार कर लिया है। ये जो हमने रेखा चित्र बनाया है, अब इसको हम कैसे आगे इसमें हल करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिभुज है ABC' हम इसको लेते हैं। अब यहां पर देखिए हम मान लेते हैं कि जो ये AC भाग गिरा था ये X है, और वही भाग AC' हमारा नीचे मुड़ के जो है जमीन पे छू रहा है, तो ये दूरी बराबर है क्योंकि वो वही भाग है। तो अब हम जब त्रिभुज AB और C' को ले रहे हैं तो यहां पर यदि हम देखें तो जो X हमने माना है वो यहां पर इस
कोण के सापेक्ष जो जमीन को छू रहा है 30 डिग्री, ये कर्ण होगा AC डैश, AB ये लंब होगा, और जो BC डैश होगा ये आधार होगा। तो अगर यदि हम AB और BC डैश का अनुपात लें, यानी लंब और आधार, तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो होता है 10, यानी 10 30 डिग्री बराबर AB बटे BC डैश, जो हमने यहां पे लिखा है 10 30 डिग्री बराबर AB बटे BC डैश। तो 10 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3, और AB देखिए हमने यहां AB को माना है H, तो H और BC जो आधार है, पेड़ के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां वो जमीन को छू रहा था वो 8 मीटर में दी गई है, तो BC 8 मीटर हो गया है, BC डैश 8 मीटर हो गया है। तो H AB H है, BC डैश 8 है, और 10 30 का मान है 1 बटे वर्गमूल 3, यानी H बटे 8 बराबर 1 बटे वर्गमूल 3। अब हम यहां पर इस 8 की वज्र गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलता है H बराबर 8 बटे वर्गमूल 3। ये हमें जो पेड़ का भाग, अगर हम यहां पर देखें H कौन है, अब ये पेड़ का वो भाग है जो अभी खड़ा है, तो वो हमें मिल गया है 8 बटे वर्गमूल 3, और इसको हम यहां पर समीकरण 1 से नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1 से हम निरूपित कर देते हैं। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, पुनः हम त्रिभुज ABC डैश में जाते हैं। अब हम इस भाग को लेते हैं जो कि गिरा है, तो इसमें यदि हम देखें तो BC डैश ये आधार है, और AC डैश जो भाग गिरा है ये कर्ण के रूप में है। तो आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस अनुपात, यानी कॉस 30 बराबर BC डैश बटे AC डैश। इस कोण के सापेक्ष ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो कॉस होता है, यानी कॉस 30 डिग्री बराबर BC डैश बटे AC डैश। अब हम इनके फिर मान रखते हैं, जो ये है इसका मान रखते हैं, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल 3 बटे 2। पुनः BC डैश हमको पता है कि 8 मीटर हमको दिया गया है, और x जो AC डैश है जो भाग गिरा है उसको हमने x माना है, तो वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर 8 बटे x। फिर वही हम वज्र गुणा करते हैं, तो ये 8 और 2 की गुणा हो जाती है 16, और x की वर्गमूल 3 से गुणा हो गई x वर्गमूल 3, तो x वर्गमूल 3 बराबर 16। और जब हम यहां से वर्गमूल 3 जो गुणा में है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चले जाएगा, और x बराबर हमारे पास आएगा 16 बटे वर्गमूल 3, और इसको हम समीकरण 2 से निरूपित करते हैं। अब हमें जो पहले हमने h का मान निकाला उसमें पेड़ के खड़े भाग की, और ये जो x है पेड़ के गिरे हुए भाग की, अलग अलग हमें लंबाइयां मिल गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में हमें उस भाग की लंबाई मिली है जो अभी खड़ा है, और समीकरण 2 में हमें उस भाग की लंबाई मिली है जो कि गिर चुका है। तो इस प्रकार हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो एक थी हमारे पास h बराबर 8 बटे वर्गमूल 3, और 2 है x बराबर 16 बटे वर्गमूल 3, तो h धन x बराबर हो गया 8 बटे वर्गमूल 3 धन 16 बटे वर्गमूल 3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हर दोनों भिन्नों के समान है। जब दोनों भिन्नों के हर समान है तो ये वर्गमूल 3 हमारा रहेगा, और 8 धन 16 जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आया AB धन AC डैश। अब देखिए h जो हमने क्या माना था AB, और x क्या माना था AC डैश, पेड़ का वो भाग जो अभी खड़ा है और वो भाग जो कि गिर गया है। AB प्लस AC डैश बराबर 8 धन 16 बटे वर्गमूल 3, तो AB धन AC 16 और 8 से जुड़ के कितना हो जाएगा 24 बटे वर्गमूल 3। अब हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश व हर में वर्गमूल 3 की हम गुणा कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करते हैं और वर्गमूल 3 की गुणा करते हैं, तो AB धन AC। अब हम देख रहे हैं कि AB धन AC, AC हमने क्यों लिख दिया है, क्योंकि वही भाग AC डैश ही
AC है, और AB धन AC मिला करके BC, जो पूरा पेड़ शुरू में खड़ा था वो BC पेड़ था। तो 24 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, हर के परिमीकरण के लिए हमने वर्गमूल 3 की अंश और हर में गुणा कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, 24 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का स्क्वायर कहो तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, या वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9 कहो, और वर्गमूल 9 का मान 3 हमें प्राप्त होगा। ये दोनों स्थितियों में हमें ये प्राप्त होगा। तो ये 3 से जब हम 24 को भाग देंगे तो 8 बार ये इसको विभाजित करेगा, और इस प्रकार हमें 8 वर्गमूल 3 मिलेगा, जो कि हमें पूरे BC की माप मिल गई है। अतः पेड़ की जो कुल ऊंचाई थी वो होगी 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमें पूरे पेड़ की कुल ऊंचाई मिल गई है, जो कि टूटने से पहले था कि पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो 8 वर्गमूल 3 मीटर हो गई है, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाने के लिए। छोटे बच्चों के लिए कोण कम होगा, ऊंचाई भी कम होगी, और जो थोड़ा बड़े बच्चे होंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के, उनके लिए जो कोण होगा जमीन के साथ वो अधिक होगा, 60 डिग्री होगा, और जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर की होगी। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या रखनी होगी, क्या होनी चाहिए। तो हम इसमें आगे हल करते हैं, और वही हम इसके लिए पहले एक रेखा चित्र बनाते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखिए, माना AC एक ऐसी फिसलन पट्टी है, देखिए जो लाल रंग से दिखाई गई है, एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर A भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए ये भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इस फिसलन पट्टी का ऊपरी सिरा है, और निचला सिरा C जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये रेखा चित्र हमने यहां पर बना लिया है कि 30 डिग्री पर वो झुका हुआ है जमीन के साथ। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि AB 1.5 मीटर जो ऊंचाई है, और जो कोण है ACB वो 30 डिग्री है। अब हम इस त्रिभुज ABC को लेते हैं। अब यहां पर पुनः हमें अगर कोण के सापेक्ष हम देखें, जो कोण हमें ज्ञात है 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा समकोण के सामने वाली कर्ण। तो लंब और कर्ण, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जो कोण लगेगा लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, यानी साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। और AB की जो ऊंचाई या लंबाई जो हमें दी गई है वो दी गई है 1.5। AB की माप क्या दी गई है 1.5। AC हमें ज्ञात करना है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो AC गुणा 1 बराबर AC और 2 गुणा 1.5, और ये जब गुणा होगी तो 1.5 गुणा 2 बराबर 3। तो AC बराबर 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी होगी 3 मीटर होगी। अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखते हैं, फिर वही हम रेखा चित्र बनाते हैं। तो अब क्या है कि PQ ऊंचाई है और PR फिसलन पट्टी है। तो इसका जो P सिरा है वो भूमि से 3 मीटर ऊपर है, और जो ये कोण जमीन के साथ इसका निचली सिरा बना रहा है वो 60 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि PQ कितना है 3 मीटर, और कोण PRQ यह है 60 डिग्री। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं PQR। फिर वही पुनः स्थिति में हम, क्योंकि कोण अब की बार 60 डिग्री का हो गया है, लेकिन अनुपात वही है लंब और कर्ण का, तो साइन 60 डिग्री बराबर PQ लंब और
पी आर कर्ण, और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और पी क्यू हमें दिया गया है इन मीटर, तो 3/PR बराबर वर्गमूल 3/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 3PR बराबर 3 गुणा 2, यानी PR बराबर 3 दूने 6, और ये वर्गमूल 3 गुणा से दाईं पक्ष में जाने पर भाग में आ गया है 6/वर्गमूल 3। फिर वही हम हर का परिमेयकरण, अंश व हर में 3 की गुणा करते हैं, वर्गमूल 3 की गुणा करते हैं। तो वर्गमूल 3 की जब गुणा करेंगे तो 6 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। जैसे मैंने पहले बताया कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3, तो 6 वर्गमूल 3/3, और 3 से जब हम 6 को भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा और हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो PR फिसलन पट्टी जो हम बनानी होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2 वर्गमूल 3 मीटर। यदि दशमलव में हमें इसका मान निकालना होगा तो वर्गमूल 3 का मान रख देंगे, 1.732 वर्गमूल 3 का मान होगा, और 2 से हम उसकी गुणा कर देंगे, तो जो भी मान उसका आएगा वो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई हमें ज्ञात हुई थी वो हुई थी 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई हमें मिली है वो मिली है 2 वर्गमूल 3 मीटर। तो इस प्रकार से जो हमें प्रश्न में पूछा गया था वो हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने सीखा दृष्टि रेखा क्या होती है, जिसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख से जो जमीन के समानांतर जो रेखा हम देखें तो वो क्षैतिज रेखा होती है। उन्नयन कोण क्या होता है, किस स्थिति में जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं, वो हमने आज इस वीडियो में सीखा। इसके अलावा अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम जिसको कहते हैं, उसकी जानकारी हमने यहां पर प्राप्त की। तो जो भी दोनों कोण हमारे बनते हैं प्रत्येक स्थिति में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो उनकी हमने यहां पर जानकारी प्राप्त की कि किस स्थिति में हम बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं और किस स्थिति में बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न दैनिक जीवन की सामान्य जानकारियों के आधार पर कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे हम किसी कोण को ज्ञात करेंगे, किसी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, किसी रस्सी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, आगे जब हम अलग अलग स्थितियों में प्रश्न हल करेंगे तो कैसे हम उन इबारती प्रश्नों को हल करेंगे, वो हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर सीखा है। आशा है इस प्रकार के जो अन्य प्रश्न होंगे उनको हम अब आसानी से हल करने में सक्षम होंगे। आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को, जो जानकारियाँ हमें दी गई हैं कि कौन कौन सी भुजाओं की हमें माप दी गई है, किसकी हमें माप ज्ञात करनी है, उस स्थिति में जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा, तो वो हम आसानी से कर पाएंगे, यह हमने आज इस वीडियो में सीखा। आशा है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में अब सक्षम होंगे। धन्यवाद।